फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं इंडिया वर्सेस चाइना अनफेयर कंपटीशन डॉक्यूमेंट्री। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऑन पेपर आज के इंडिया और चाइना के फॉर्मेशन में बस 2 साल 1 महीना और 16 दिन का ही फर्क है, पर वास्तविकता में लाइट ईयर्स का फासला है। इंडिया को कॉलोनियल रूल से आजादी के साथ साथ पार्टीशन का दर्द भी मिला। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. जिसमें नियरली 2 से 10 लाख लोगों की जान गई। ब्रिटिश डेटा के हिसाब से ये आंकड़ा करीब 2 लाख का है, पर कुछ हिस्टोरियंस की माने तो ये आंकड़ा करीब 20 लाख तक भी जाता है। और इस दौरान 1 करोड़ रेफ्यूजी भारत में आए, जो हिस्टोरिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन मूवमेंट था। ऑल्दो ये मैटर मेनली पंजाब और बंगाल रीजन में ही सिग्निफिकेंट था और इससे इकोनॉमी पर लोड भी पड़ा, पर इंडिया ने संभाल लिया। ऑल्दो भारतीयों को एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी, जहां लोगों की पर कैपिटा इनकम करीब 250 रुपए रही उस समय के हिसाब से, और आज के हिसाब से करीब 15 से 20 हजार रुपए। फिर भी ये बहुत कम था। कंपैरिजन के लिए आज हमारी पर कैपिटा इनकम करीब 2,35,000 है, और फिर भी आज हम वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा नेशंस हैं। अगर कुछ अमीर आदमियों को हटा दिया जाए तो स्थिति और दयनीय हो जाती है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त कितनी गरीबी, कितना आटा, कितना पानी और कितना गीला रहा होगा। लोगों के पास न कपड़ा था, न रोटी था, न मकान था। ऊपर से 82% जनता अनपढ़। ऊपर से इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके चले गए। लेकिन उन लोगों ने अपने पीछे एक फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर छोड़ा जो कॉलोनियल नीड्स के लिए डिजाइन था, जैसे 2100 मेगावाट की बेसिक सर्वाइवल लायक पावर जनरेशन कैपेसिटी और 53,000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क देश का माल लूटने के लिए। मतलब मोटा मोटी ब्रिटिशर्स ने देश की गैया गति तो अच्छे से की, पर बेसिक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर छोड़ा, जैसे कि गवर्नेंस मॉडल, एडमिनिस्ट्रेशन और जो लुटियन दिल्ली का इलाका है उस तरह का, जिससे एक्सपैंड किया जा सकता था रादर देन बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। वो भी उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनको अपना रूल जमाने के लिए, वहां पे गवर्न करने के लिए उन्हें जरूरत थी, इसलिए तो वो भी ना करते। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया जो था फॉरेन पावर्स के अंडर था फॉर एटलीस्ट 800 ईयर्स। चाइना ऐसा नहीं था। जब चाइना का बोलते हैं इंडिपेंडेंस मिली, किससे मिली? अपने किंग से। उनके ऊपर कोई दूसरी पावर नहीं थी। तो बहुत फर्क है तो उस कंट्री का जो कभी किसी के अंडर नहीं है वर्सेस वो कंट्री जो 800 साल किसी और के अंडर थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जो अंडर थी वो लोग तो माल निकाल निकाल के अपने देशों में भेज रहे थे। वहां पे चाइना में तो अपना राजा है, वो राजा कुछ भी कर रहा है, अपने पास खा रहा है, खुद ऐश कर रहा है, पर रह तो वहीं पे रहना वो लोग एग्रेसर जो यहीं रुक गए, उन्हें लूटपाट की अपने आप को ग्रेड करने की और अपने कल्चर को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने वहां उस तरह से हमारे ऊपर जो है नेगेटिव डाला, हमारी मतलब उस नुकसान किया हमारा। Let's say China. 1940s में चाइना ने भयंकर हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और फिर चाइनीज सिविल वॉर के दौरान नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने पैसा ही पैसा छाप दिया मिलिट्री एक्सपेंसेस। देखिए, ये लोग जो है वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़े थे अपने नाम से, और इंडिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही था। वही तो को कवर करने के लिए मई 1949 में चाइना के पास इतना पैसा हो गया कि वो $1 को बस अब 23.3 मिलियन युआन देकर खरीद रहा था। करेंसी इतनी वर्थलेस हो गई कि एक सिंगल ग्रेन ऑफ राइस की कीमत करीब 130 युआन हो गई। और अभी तो बस एल लगे हैं, बाकी अल्फाबेट्स का लगना बाकी था। चाइनीज सिविल वॉर में करीब 1 से 2 मिलियन लोगों की जान गई, और उसी दौरान फिर सेकंड साइनो जापानीज वॉर हुआ, जिसमें भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ। जापानीज इंपीरियल आर्मी ने ईस्टर्न और सेंट्रल चाइना को इन्वेड करके ऑक्यूपाई किया, मसैक्रेस मचाए, बॉम्बिंग किए, प्रॉपर स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स खेले, जिसके तहत मिलिट्री हर उस चीज को बर्बाद कर देती। ये जापान की ग्रेटनेस नहीं है। जापान ने जो अट्रॉसिटीज की थी उनके ऊपर, उससे पता लगता है कि कितना पुअर कैरेक्टर है जापानीज का, जो उसके हिसाब से एनिमी का भी इस्तेमाल में ले सकता है। और ये तांडव खत्म हुआ 1945 में, जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। और इस वॉर में सिर्फ जापान नहीं हारा, 20+ मिलियन चाइनीज लोगों की जान गई इस वॉर में। चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। चाइना की माइंस और फैक्ट्रीज पूरी तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पूरी तरीके से, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से, कुछ इलाकों में फेमाइन तक आ गया। और सिविल वॉर तो चल ही रहा था, जो कि 1949 में खत्म हुआ, जब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हराकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कई जगहों में बार्टर सिस्टम देखने को मिला। कुल मिला के पूरे देश को ग्राउंड जीरो से रीस्टैब्लिश, रीबिल्ड करना था। कंपैरेटिवली इंडिया चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में था। फिर ऐसे क्या फंडामेंटल बदलाव हुए कि आज चाइना वो एग्जांपल है जैसा बनने के लिए लोग इंडिया को ताना देते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों देशों के बीच में नजर आता है वो है उनकी इकोनॉमी का। In 2023, India's GDP was just $3.5 trillion.
whilst China had more than $17 trillion. 1949 के डेवस्टेशन के बाद चाइना के पास बर्बाद इकोनॉमी के अलावा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, जो कि बाद में उसकी सुपर पावर साबित हुई। चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो हर चीज को ओन करती थी, कोयले खदान से लेकर चाय के बागान तक सब कुछ सरकारी था। उसने अपने सेकंड 5 ईयर सोशल इकोनॉमिक प्लान में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए। माओ जेडोंग अंकल ने चाइना को अग्रेरियन यानी कि खेती बाड़ी सोसाइटी से फटाफट सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का मन बनाया। सारे एग्रीकल्चर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया और लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, जैसे कि बैकग्राउंड फर्नेसेस। सरकार ने लोगों को भट्टी गिफ्ट किया स्टील पिघलाने के लिए और मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन मचा डाला, जिसका रिजल्टिव परिणाम हुआ भयंकर फेमाइन, जिसमें करीब 30 मिलियन लोगों की जान गई। Can you imagine what it's like to starve to death? To spend your days with nothing to eat? You got very thin, and as you got thinner, at a certain point you had swelling. You'd be so swollen that it scared people. You had bruises all over your body. और इसका नामकरण हुआ ग्रेट चाइनीज फेमाइन। फूड प्रोडक्शन 30% से गिर चुका था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और एकमात्र सोर्स जो दिखाई दे रहा था वो था इंसेक्ट। वही वहां का क्रिटिकल सर्वाइवल फूड बना और वैसे भी कल्चर का पार्ट था ही पहले से, तो अडेप्ट करना मुश्किल नहीं था। सरकार ने 4 पेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया, जिसमें रैट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज और स्पैरोस को खाना चालू किया लोगों ने। और क्या दबा के खाया भाई। 1.5 बिलियन रैट्स, 220 मिलियन पाउंड फ्लाइज, 24 मिलियन पाउंड के करीब मॉस्किटोज और 1 बिलियन स्पैरोस पेल किए लोगों ने। एक तो गेम कौन रहा था भाई इन सबको? लोगों ने इतना स्पैरो खाया कि इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ गई और फसलें बर्बाद हो गई। और खाया तो बढ़ कैसे गई? वैसे इस 5 ईयर प्लान का नाम ग्रेट लीप कम ना फॉरवर्ड था। नीचे। जनता को फॉरवर्ड करते करते सीधा स्वर्ग ही पहुंचा दिया इसने तो। Mao's most disastrous policy of all, the Great Leap Forward, his attempt to modernize China's economy that led to famine and, say some historians, the deaths of at least 45 million people. पर इस चक्कर में मशीनों के बारे में सिखाने बताने के लिए लोगों को गवर्नमेंट को एजुकेट करना पड़ा। मास एजुकेशन कैंपेन्स लॉन्च किए गए। माओ के पास और बहुत अच्छे आइडियाज थे, पर सैडली 1976 में कार्ल मार्क्स सोफा के पास पहुंच गए। He's like a little angel that killed 50 million people. और फिर आया था ओजी नायक। 1978 में डेंग जियोपिंग ने कहा, बिल्ली काली है या सफेद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चूहा मारती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। Deng said in order for China to become a prosperous communist state, it had to adopt some capitalist practices. Under his plan, China would इसकी फुटेज ही देख लो, पता चलता है they were already advanced. retain its socialist political ideology, but combine it with market economy reforms. और इस मेंटालिटी के साथ इस आदमी ने अपनी इकोनॉमी के हर एक चूहे को पकड़ के खत्म कर दिया और कई ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे इकोनॉमी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी, जिसका एम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना था देश के बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। From 1980 to 1981, 4 special economic zones were set up in the southeastern coastal towns of Shenzhen, Zhuhai, and Shantou in Guangdong Province, and Xiamen in Fujian Province. जिससे बिजनेसेस स्मूथली ऑपरेट कर सकें और उन्हें एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके। और यहाँ चाइना की सुपर पावर एक्शन में आ गई। चाइना ने वर्ल्ड की बिजनेसेस को मास लेवल पर स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल कराए एट लोएस्ट कॉस्ट, जो कि उस समय के बिजनेसेस की सबसे बड़ी जरूरत थी। और चाइना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था। तो इस तरीके से दुनिया में कहीं भी किसी का भी आइडिया हो, उसे आकार देने का काम करेगा चाइना एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जियोपिंग ने उपजाऊ जमीनों को वापस से किसानों को दे दिया, जो कि माओ जेडोंग की सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया था। इसके अलावा प्रोविंसेस का तब वो उनकी अपनी हो गई फिर। उन्हें अपने टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर पूरा कंट्रोल दिया गया। साथ ही वो टैक्स का एक हिस्सा अपने पास भी रख सकती थी, जिससे उन्हें इंसेंटिव मिलता था अपनी लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने का। लोकल गवर्नमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जमीनें एलोकेट कर सकती थी और जैसा डिमांड उसके हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पूरी आजादी थी उन्हें। और ये स्ट्रक्चर आज भी दिखाई देता है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज देशों में से एक है। जहाँ चाइना का बजट 50% से ज्यादा लोकल लेवल्स पर खर्च होता है, इंडिया का बस 3% बजट लोकल सरकारी लेवल पर खर्च होता है। कई इंडियंस कहते हैं कि चाइना तो इतना सेंट्रलाइज्ड है, पर वो ये भूल जाते हैं कि बजट के मामले में चाइना इंडिया से 17 गुना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। जबकि इंडिया में भी उस वक्त अच्छी खासी गरीबी और भुखमरी थी, इसलिए नेहरू गवर्नमेंट ने सबसे पहले उसे टैकल करने के लिए एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ओवरऑल जो एक कम्युनिटी था उस पर फोकस किया और सेंटर ऑफ अटेंशन था रूरल वेलफेयर। पर गवर्नमेंट के सेकंड 5 ईयर प्लान में वो निगलेक्ट हो गया, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस ने गवर्नमेंट को मस्त वाला इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी दिया, जिसके तहत हैवी इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, ओवरऑल जो कैपिटल गुड्स हैं उनको प्रायोरिटी में ऊपर रखा। इनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, पर जो कोर है वो पीएसयूज का ही बनेगा। जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स और भेलहाल जैसे पीएसयूज हैं, ये गवर्नमेंट की कोर इंडस्ट्रीज थी। जो इमीडिएट नीड्स हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर कम फोकस किया गया, क्योंकि मेन गोल था खूब सारा कैपिटल बनाना। और इस तरीके से सारा ध्यान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर चला गया और एग्रीकल्चर के साथ बेंचिंग हो गया। पर इस डब्ल्यू प्लान की इकोनॉमिक तरक्की देखने से पहले ही 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, फिर 1965 में इंडो पाक वॉर हो गया। बेस्टियर्स और हंटर जहाज दुश्मन के फौजी ठिकानों, गोला बारूद के भंडारों, टैंक्स और व्हीकल्स पर बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर रहे थे। और इंडियन इकोनॉमी के एल लग गए। इन्फ्लेशन पहुंच गया आसमान की बुलंदियों
को छू रहा है, और फूड सिक्योरिटी भी पहुंच गया आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। हालात एकदम जोरदार भूखमरी वाले हो गए। ग्रेट चाइनीज फेमाइन 2.0 हो सकता था, लेकिन I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. इंदिरा गवर्नमेंट के दौरान ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। MS स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस और प्रमोट किए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला। इसकी वजह से न सिर्फ फेमाइन लाइक सिचुएशन से निपटारा हुआ, 1980s 90s में फूड प्रोडक्शन सरप्लस में भी चला गया। इंदिरा गांधी ने बहुत लोगों को निराश किया अपने बोल्ड स्टेप्स के जरिए। कांग्रेस सिंडिकेट के नेता उन्हें पुकारा करते थे गूंगी गुड़िया। इकोनॉमी पर स्टेट का कंट्रोल बढ़ाने के लिए नेशनलाइजेशन मचा दिया। कोयला, स्टील, नेचुरल गैस, माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब बता देशना થઈ गया। तुम्हारे पार्ट्स के अलावा कुछ भी प्राइवेट नहीं था इस देश में उस वक्त। Oh wait. that I am not for compulsion. Records from the time from the Chief Secretary of the Government of Uttar Pradesh. Government attach highest importance to achievement of family planning targets. Failure to achieve monthly target will result in stoppage of salary, suspension, and severest penalties. Other states, all eligible cases for sterilisation in my office and department have been sterilised. Persons who have refused to get themselves sterilised have not been paid their salaries. The evidence surely, Mrs. Gandhi, that a combination of intimidation, coercion, economic sanction, not giving people licenses, not giving people rights to free education and health and so on, were used by officials throughout India to force people in effect to have sterilisation. Yes, they were. उस वक्त तुम कुछ भी अपने मन से नहीं खोल सकती। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, घाघरा चोली सबके लिए लाइसेंस लगेगा जो कि स्टेट इशू करेगी। और इस तरीके से हमारे देश की पूरी इकोनॉमी का सेंटर बन गया ब्यूरोक्रेसी। भैया अभी आधा ही देखा है, पूरा देखेंगे। हाँ, क्योंकि काफी शॉकिंग लग रहा है अभी मुझे। इंट्रोडक्शन ही है। दिखा रहे हैं कि चाइना में भी प्रॉब्लम्स आई, शुरू में तो उनकी इंडिया भी में भी बहुत प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आई, थी। मगर अभी डिफरेंस तक क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जल्दी कर दिया, बाहर से सभी लोग आ गए, एफिशिएंट थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सभी लोगों ने वहाँ बनाना शुरू कर दिया, उनके पास नो हाउ आ गई, अमीर हो गए। अभी 19 ट्रिलियन, हम 4 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन कई लोग कह रहे हैं, तो बहुत आगे निकल गए। ह्यूज डिफरेंस है। यस, नहीं, उनकी मैं तो जगह जगह कुछ प्रॉब्लम्स होगी, बट ओवरऑल वो कंट्री जो है बहुत आगे निकल चुकी है। क्वेश्चन ये है कि ये दिखा रहे हैं कि देखो हमारी अपनी स्ट्रगल्स थी, उनकी Yeah. भी स्ट्रगल्स थी। ये Yes, मत yes. भूलो कि वो उनके लिए भी कोई रास्ता आसान नहीं Yeah. था। चाहे उनको ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर करके नहीं रखा हुआ था, उस टाइप से कोई बाहर वाला नहीं आया था। उनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी वो ही इतनी मैसिव थी, वो उनको वो दिखा रहे हैं। और उन्होंने उसको करने के लिए, ठीक करने के लिए जब सोचा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे और फार्मिंग कम कर देंगे, उससे जो हुआ वो दिख ही रहा है कि भूखमरी पैदा हो गई। तो उनकी स्ट्रगल्स जो थी वो ज़्यादा ही एक्सट्रीम थी। उसको देखो तो मेरे को तो वो स्ट्रगल, उनका टाइम देखो और हमारे स्ट्रगल का टाइम देखो तो ऐसे लगता है हमारे स्ट्रगल्स वर मच ईजियर, या उतने नहीं थे जितना इनके हैं। और पर क्वेश्चन अब ये है कि वो कैसे इतने आगे बढ़ गए और हम क्यों नहीं उस लेवल तक पहुंचे, वो क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि आगे की वीडियो क्या इसको एड्रेस करती है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने एक पढ़ रही थी कहीं पे या कहीं सुना था कि भैया जब ये इंडस्ट्रीज़ का ये जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग थी, यूएसए ने पहले इंडिया को ऑफर किया था कि हम जो है तुम यहाँ आके तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पर इंडिया की तो अपनी पॉलिसी थी, नहीं हमने तो नहीं ये सब करना। और उस अपॉर्चुनिटी को चाइना ने ग्रैब किया। और वो जब उन्होंने ग्रैब किया उसके बाद उनकी जो ग्रोथ हुई है, दैट इज अमेजिंग। मुझे तो लग रहा है वही एक मेन जो था हमारा गलत डिसीजन, जो हमें लग रहा था चाइना गलत डिसीजन ले रहा है जी, जो इस तरह से कर रहा है, वो अब पता चलता है कि भैया उन्होंने बहुत ही कमाल का डिसीजन दूसरा लिया ये था कि फॉरेनर्स ने हमें हरा दिया था 800 साल पहले, वो तो और है हम ही। वहां से बाहर नहीं आ पाए। उन लोगों को कोई उनके ऊपर रूल नहीं करता था, उन किंग्स ही थे। तो फर्क ये होता है। वो तो है ही, वो तो था ही मेन एक। पर इतने सालों के अंदर क्या हमें अभी तक कैचअप नहीं कर लेना चाहिए था, क्वेश्चन ये भी है। तो देखते हैं अब आगे इसका आंसर मिलता है, कुछ और क्लैरिटी मिलती है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट लाइकली होगा सिल्वर मेंबर्स में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम सिल्वर मेंबर्स में लेके आएंगे। तो वो अगर आपने देखना है तो इमीडिएटली इसके बाद आप कंटिन्यूएशन में सिल्वर मेंबर में जाके इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो, साथ के साथ उसको भी लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।